हेलो दोस्तों। बस एक साल भर में यूएस का कंडीशन बहुत चेंज हुआ है। इसका पोजीशन इंडिया के साथ हैंडशेक्स करने से हमें काफी स्ट्रिक्ट टैरिफ से फोर्स करने में बदल गया और अब इस हफ्ते इसका पोजीशन वापस बदला है और हम शायद यूएस के साथ एक डील करने वाले हैं। लेकिन इस डील के बारे में बात करने के पहले अभी तक के टाइमलाइन को समझना जरूरी है। फरवरी 2025 में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अग्री किया कि ऑटम 2025 तक एक ट्रेड डील नेगोशिएट होगा। इस डील ने 2030 तक $500 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड अचीव करने का एम्बिशियस टारगेट भी सेट किया था। लेकिन फिर अप्रैल में यूएस ने बहुत सारे देशों के लिए लिबरेशन डे टैरिफ प्लान लाया, जिसमें इंडिया पे 26% टैरिफ्स प्रपोज किए गए। इस प्लान पे टॉक्स के लिए एक 90 डेज का पॉज भी था। जुलाई तक ये टॉक्स कहीं नहीं पहुंचे थे और पॉज एक्सपायर हो गया। फिर अगस्त में यूएस ने इंडिया पे रशियन ऑयल इंपोर्ट करने के लिए एडिशनल 25% पेनल्टी इंपोज कर दिया। तो अब इंडिया टोटल 50% टैरिफ रेट फेस कर रही थी। 6 महीनों के लिए इंडियन इंपोर्टर्स का कंडीशन खराब था। यूएस को जाने वाले ट्रेड वॉल्यूम का 18 to 24% कम हो गया। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स 44% गिर गए। टेक्सटाइल्स, लेदर और सी फूड, जो इंडिया के सबसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, इन पे सबसे बुरा इंपैक्ट पड़ा। फिर सिचुएशन बदलने लगी। दिसंबर तक इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट्स पिछले 2 साल के लोएस्ट पॉइंट तक कम हो गए। यूएस और इंडिया के बीच टॉक्स वापस शुरू हो गए और अब फरवरी 2026 में एक इंटरिम ट्रेड डील अनाउंस किया गया है। लेकिन रीसेंट इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह इंडिया यूएस डील दोनों पार्टीज के बीच एक बैलेंस्ड कॉम्प्रोमाइज जैसे नहीं लग रहा। अगर इस इंटरिम डील के टर्म्स देखे जाएं तो इतना क्लियर हो रहा है कि यहाँ एक अनइक्वल पावर डायनामिक है, जिसका यूएस ने अपने फेवर में बहुत गलत फायदा उठाया। आज के इस वीडियो में हम इस डील के डिटेल्स देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दोनों कंट्रीज क्या ट्रेड करते हैं, फिर हम इस डील के टर्म्स को समझेंगे। एंड में हम ये समझेंगे कि इंडिया ने डील साइन क्यों किया। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिया और यूएस क्या ट्रेड करते हैं। इससे हमें यह समझ में आएगा कि ट्रेड डील में स्टेक्स क्या हैं। इंडिया के यूएस एक्सपोर्ट्स लेबर इंटेंसिव मिड टेक गुड्स से भरे हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, फार्मा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। यूएस उन कुछ देशों में से एक है जिसके साथ इंडिया का अभी तक कंसिस्टेंट ट्रेड सरप्लस रहा है। मतलब हमने यूएस से जितना इंपोर्ट किया है, हमने उससे ज्यादा यूएस को एक्सपोर्ट किया है। यूएस के इंडियन एक्सपोर्ट्स काफी अलग हैं। वो हमें एयरक्राफ्ट, ऑयल एंड गैस, मशीनरी, मेडिकल डिवाइसेस, डिफेंस इक्विपमेंट एक्सेट्रा सप्लाई करते हैं। ये हायर टेक कैपिटल इंटेंसिव गुड्स हैं, जहां यूएस के पास एक क्लियर कंपेरेटिव एडवांटेज है। दोनों इकोनॉमीज में थोड़ी कॉम्प्लीमेंटारिटी है। इंडिया यूएस को वो चीजें बेचती है जो अमीर अमेरिकन कस्टमर्स चाहते हैं। इसके बदले हम यूएस से वो चीजें इंपोर्ट करते हैं जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन जर्नी के लिए जरूरी हैं। हमारे इंडिया ईयू ट्रेड डील वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रेड नेगोशिएशन में ट्रेड कॉम्प्लीमेंटारिटी जरूरी होती है और यूएस और इंडिया में कॉम्प्लीमेंटारिटी होने के बावजूद इसका किसी तरह हमारे करंट डील में कोई असर ही नहीं दिख रहा। यूएस ने अपने अमीर कस्टमर्स का लेवरेज यूज करके इंडिया पे हाई टैरिफ्स लगा दिए थे और इंडियन एक्सपोर्ट्स ने अभी तक इससे कैसे डील किया। जब टैरिफ्स 50% तक बढ़ गए, इंडियन एक्सपोर्टर्स ने प्राइसेस कम नहीं किए। केएल इंस्टीट्यूट के हिसाब से टैरिफ कॉस्ट का 96% अमेरिकन इंपोर्टर्स या कस्टमर्स तक पास ऑन कर दिया गया था। इंडियन फर्म्स ने अपने मार्जिन्स मेंटेन किए, लेकिन इसके कारण इनके यूएस जाने वाले शिपमेंट्स के वॉल्यूम्स कम हो गए। लेकिन इसके साथ साथ इंडियन एक्सपोर्टर्स ने नए नॉन अमेरिकन ट्रेड आउटलेट्स ढूंढने की कोशिश भी की। श्रिम्प एक्सपोर्टर्स ने चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में पिवट किया, जहां शिपमेंट 60% बढ़े, जबकि यूएस वॉल्यूम्स 27% गिर गए थे। जेम्स एंड ज्वेलरी को यूएई, हांगकांग और बेल्जियम रीडायरेक्ट किया गया। लेकिन ये टेम्पररी सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज थे, परमानेंट सॉल्यूशंस नहीं। कॉटन गारमेंट्स और फुटवेयर जैसे लो मार्जिन सेक्टर्स जो डायरेक्टली वियतनाम और बांग्लादेश से कंपीट करते हैं, वो ना अपने कॉस्ट पास ऑन कर पाए, ना ही सप्लाई चेन रीराउट कर पाए। चलिए अब करंट डील के टर्म समझते हैं, लेकिन इसके पहले ये जानना जरूरी है कि इसे समझे कैसे। पिछली बार हमने इंडिया ईयू एफटीए को सॉवरेनिटी कंप्लीमेंटारिटी लेंस से देखा। इन शॉर्ट, ऐसे गुड्स जो इंडिया सेल करती है और जो ईयू चाहती है और वाइस वर्सा। इन इंडस्ट्रीज में फ्री ट्रेड ऑब्वियस चॉइस है, लेकिन कुछ गुड्स में इंडिया डेयरी जैसे अपने स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज को बचाना चाहेगी। आइडिया ये है कि फॉरेन इंपोर्ट्स अलाउ करना डोमेस्टिक मार्केट शेयर को नुकसान पहुंचा सकता है और शायद अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन जहां ईयू डील में इंडस्ट्रीज में एक हेल्दी स्प्रेड था, यूएस डील अमेरिका के सोवरेनिटी को बहुत ज्यादा फेवर करता है। एक एक करके समझते हैं कि ऐसा कैसे है और शुरुआत एनर्जी से करते हैं। इंडियन गुड्स पे 25% पेनल्टी हटा दी गई है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है।
अगर इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट करती है तो ये पेनल्टी वापस लग जाएगी। यूएस कड़ी नजर से ये देखेगा कि इंडिया ये कंडीशन तोड़ रहा है या नहीं। ये बहुत अजीब है। ट्रेड डील ज्यादातर टैरिफ शेड्यूल्स, मार्केट एक्सेस और नॉन टैरिफ बैरियर्स पे फोकस करते हैं, लेकिन ये बहुत कम इस कंडीशन पे बेस्ड होते हैं कि कोई देश अपना एनर्जी सिक्योरिटी कैसे प्लान करता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, इंडिया ने रशियन ऑयल किसी जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट के कारण इंपोर्ट नहीं किया। हमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि रशियन ऑयल बहुत सस्ता है। एनर्जी के अलावा ये इंटरम डील इंडिया से इस बात का कमिटमेंट चाहता है कि ये यूएस से अगले 5 साल में $500 बिलियन के गुड्स खरीदे। इस कमिटमेंट का एनर्जी, एयरक्राफ्ट, डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी पे फोकस रहेगा। साथ ही साथ सारे अमेरिकन गुड्स को इंडिया में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। लेकिन यूएस का इंडिया के गुड्स खरीदने के लिए ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है। ये डील बेसिकली इंडिया को यूएस इंडस्ट्रीज के लिए एक बड़ा और ग्रोइंग मार्केट बना रहा है, बिना इस गारंटी के कि इंडियन प्रोडक्ट्स को यूएस में इक्वल एक्सेस मिलेगा। हम अपने ऑयल और गैस नीड्स का ज्यादा हिस्सा अब यूएस से इंपोर्ट करेंगे, जो इसका एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। ये शायद रशियन ऑयल से महंगा होगा और एनालिस्ट्स वार्न कर रहे हैं कि डोमेस्टिक रिटेल इन्फ्लेशन के रीसेंट मॉडरेशन को रिवर्स कर सकता है। कुछ इंडियन एक्सपोर्ट्स को फेवरेबल टर्म्स मिले हैं। कट एंड पॉलिश डायमंड्स, सिल्क प्रोडक्ट्स और एयरक्राफ्ट पार्ट्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिला। ये गुड्स जेन्युइन कंप्लीमेंटारिटी दिखाते हैं। यूएस स्केल पे कट डायमंड्स या जेनेरिक ड्रग्स प्रोड्यूस नहीं करता और एयरक्राफ्ट पार्ट्स डायरेक्टली बोइंग के सप्लाई चेन को फीड करते हैं। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां टैरिफ से अमेरिकन इंडस्ट्री को भी उतना ही नुकसान होता जितना इंडियन एक्सपोर्टर्स को होता। लेकिन टेक्सटाइल्स, अपैरल, लेदर, फुटवेयर एटसेट्रा जैसे सबसे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स के लिए टैरिफ्स 18% पे रहेंगे। ये सेक्टर्स कई लाख वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं और ये डायरेक्टली चाइना और वियतनाम से compete करते हैं। 18% टैरिफ सर्वाइव किए जा सकते हैं और ये कॉम्पिटिटर से बेटर भी हैं, लेकिन ये एक ओपनिंग नहीं है। बेसिकली इंडिया एक तरीके से बाइंडिंग कमिटमेंट्स दे रहा है, पर यूएस ऐसा नहीं कर रहा। ये डील तब बेहतर समझ में आता है जब इसे ट्रेड डिप्लोमेसी की जगह अमेरिका के इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एक एक्सटेंशन जैसे देखा जाए। जैसे $500 बिलियन परचेज एग्रीमेंट की बात करें तो ये उन सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड है जैसे यूएस गवर्नमेंट सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज करती है। जैसे यूएस में चिप्स पॉलिसी है जो इसके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को रिवाइव करना चाहती है। ये चाइना पे डिपेंडेंस भी कम करना चाहती है। एरोस्पेस भी यूएस के लिए एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है क्योंकि इसका बोइंग एक ग्लोबल डुओपोली का पार्ट है। यूएस के एनर्जी एक्सपोर्ट्स भी गवर्नमेंट पॉलिसी के बेसिस पे ही शेप होते हैं। ये डील इंडियन मार्केट्स को अमेरिकन प्रोड्यूसर्स के लिए ओपन करता है, जो कम्पिटिटिव मार्केट डायनामिक्स की जगह बायलैटरल ट्रेड कमिटमेंट पे डिपेंड करता है। इंडिया के अलावा यूएस टैरिफ्स का इस्तेमाल करके उन सप्लाई चेन्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है जिस पे इसका कंट्रोल है। जैसे टेक्सटाइल टैरिफ्स देखो, यूएस मेक्सिको और कनाडा के साथ यूएसएमसीए मेंटेन करता है, जो इसका इन दोनों देशों के साथ ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें गारमेंट्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ ओरिजिन है। यूएसएमसीए के अंडर अगर मेक्सिको में कोई ऐसा शर्ट बनता है जिसमें नॉर्थ अमेरिकन रॉ मटेरियल्स का यूज हुआ हो तो ये यूएस मार्केट में ड्यूटी फ्री एंटर कर सकता है। ये ब्रांड्स को उन मैक्सिकन फैक्ट्री से प्रोडक्ट सोर्स करने में फोर्स करता है जो यूएस रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। बेसिकली इससे अमेरिकन फार्मर्स सब्सिडाइज होते हैं और मैन्युफैक्चरिंग भी नियर शोर हो जाता है, मतलब बिजनेस ऑपरेशंस पास के देश को आउटसोर्स कर दिए जाते हैं। लेकिन शायद यूएस के हिसाब से अमेरिकन सप्लाई चेन्स प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसएमसीए भी काफी नहीं है। इसीलिए इंडिया में बने शर्ट या दूसरे किसी टेक्सटाइल पे हायर टैरिफ्स लगा दिए गए हैं। टैरिफ्स का ये डिफरेंस नॉर्थ अमेरिकन सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करता है, भले ही इसके लिए किसी दूसरे देश को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। इंडियन टेक्सटाइल्स बस टैरिफ के अगेंस्ट compete नहीं कर रहे हैं, ये एक ऐसे प्रोडक्शन नेटवर्क से भी डील कर रहे हैं जो इनके खिलाफ जानबूझ के इंजीनियर्ड है। लेकिन इन सब के कारण अमेरिकन कंज्यूमर्स को शॉर्ट टर्म में एक कॉस्ट से डील करना पड़ेगा। कियल इंस्टीट्यूट के रिसर्च के हिसाब से 18% टैरिफ्स अमेरिकन पे एक कंजम्पशन टैक्स जैसे लगेगा। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल इस ट्रेड ऑफ से डील करने को तैयार लगता है। भले ही ये काम करे या ना करे, भले ही इसके कारण अमेरिकन कंज्यूमर्स को कुछ समय के लिए ज्यादा पे करना पड़े, ये डील अमेरिकन सप्लाई चेन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बना है। तो अगर इस डील के टर्म्स इतने अनफेवरेबल हैं तो इंडिया ने इसे साइन क्यों किया? इसका सीधा जवाब यह है कि 50% टैरिफ्स बहुत ज्यादा हैं। 18% पे इंडियन गुड्स फिर भी चाइना के 30% और वियतनाम के 20% से कंपिटिटिव हैं। लेकिन ये डील इंडिया का यूएस मार्केट में एक्सेस नहीं बढ़ाता है। टैरिफ्स 50% से 18% तक कम नहीं हुए हैं, ये प्री ट्रम्प के 2.4% के एवरेज से 18% तक बढ़े हैं। इंडिया ने बेसिकली वो एक्सेस रीगेन किया है जो इसने टेक्निकली खो दिया था। वहीं ईयू डील में इंडियन टेक्सटाइल्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिला और इससे नए जॉब्स का पोटेंशियल भी बनता है। और तो और ये भी अनक्लियर है कि यूएस में हम दूसरे देशों के अगेंस्ट कब तक कंपेटिटिव रहेंगे।
जैसे बांग्लादेश की बात करें तो ये दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में से एक है। इसने भी यूएस के साथ एक इंटरिम ट्रेड डील साइन किया है। इसके कारण इंडियन एक्सपोर्टर्स चिंता में हैं। ऐसे सिचुएशन में अलग अलग देश कॉम्पिटिटिवनेस और अपने प्रोडक्ट से क्वालिटी के बेसिस पे कम्पीट नहीं करते। ये इस बात के लिए कम्पीट करते हैं कि ये यूएस के टर्म्स कितने जल्दी मान सकते हैं। लेकिन इंडिया ने इस डील के लिए अपने खुद के भी स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस किए हैं। जैसे हाई एंड जीपीयूज और सेमीकंडक्टर सिक्योर करना इंडिया के लिए फिलहाल मैंडेटरी है और इन्हें प्राइमरीली अमेरिकन फर्म्स ओन करते हैं। इंडिया का एआई एम्बिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आउट और इसका डेटा सेंटर एक्सपेंशन सब इन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये डील जीपीयूज और डेटा सेंटर इक्विपमेंट के लिए ट्रेड इजी करता है। शायद ये डील दोनों देशों के पावर डायनामिक को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इंडिया के लिए अपने सबसे अमीर क्लाइंट का डिमांड रातों रात रिप्लेस करना मुश्किल है। हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग का स्ट्रेंथ भी बढ़ाने के लिए एडवांस टेक की जरूरत है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये जानते हुए कि पावर डायनामिक्स में इनइक्वालिटी रहेगी ही, इंडिया ने कॉन्फ्रंटेशन की जगह सर्टेनिटी चूज किया है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपने ग्रोथ के लिए एक बहुत हाई कॉस्ट पे करना पड़ सकता है? क्या इंडिया ईयू डील ऐसे डेवलप हो सकता है कि हमारा यूएस के साथ इन खराब टर्म्स पे डील हमें अफेक्ट कम करे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।